नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और देश भर में नवरात्रि की धूम है, ऐसे में ईटी नाउ स्वदेश भी आपके साथ नवरात्रि मनाएगा। कुछ खास शो इस मौके पर आप देखेंगे और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब नजर डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट पर। इस समय एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी हरे निशान में आपको दिखाई देगा 19,723 के बाद, लेकिन सपाट कारोबार गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे जो इंडाइसेस हैं एशियन मार्केट में, वो सभी लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 70 अंक नीचे, कोरिया के बाजार में भी 20 अंकों की वीकनेस है, निकाई के बाजार 2% और शंघाई के बाजार करीब आधा % की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से जो इस वक्त संकेत आ रहे हैं वो तो हल्की कमजोरी के हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं विश्वमोहन से कि अन्य ग्लोबल मार्केट में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट से किस तरह के संकेत आ रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी होगा इस बीच, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रही है। इसी बीच नतीजे भी आ रहे हैं, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है दुनिया भर में, तो देखना होगा कि इन सबका इम्पैक्ट ग्लोबली कैसा पड़ रहा है, कहां पर नजर रखनी है और शुक्रवार को किस तरह का कारोबार था, ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्वमोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आज के लिए संकेत की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स मार्केट से तेजी के संकेत दिख रहे हैं, हल्की तेजी वहां पर दिख रही है। लेकिन शुक्रवार के सत्र की अगर बात करें तो नैस्डैक पर काफी दबाव दिखा था, हालांकि डॉ जोन्स में हल्की तेजी दिखी थी, तो वहां पर मिला जुला कारोबार कह सकते हैं। वीक बेसिस पे, वीकली आधार पर अगर आप देखेंगे तो डॉ जोन्स और S&P में हल्की तेजी दिखी थी, लेकिन नैस्डैक में पूरे हफ्ते में हल्की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। नतीजों पर फोकस अमेरिकी बाजारों का है। जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो की रिपोर्ट से और दोनों शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। आज वहां पर कई कंपनियों के, कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें टेस्ला है, बैंक ऑफ अमेरिका है, जॉनसन एंड जॉनसन है, नेटफ्लिक्स है। इन कंपनियों के नतीजों पर भी बाजार रहेगी और चुनिंदा शेयरों पर फोकस वहां पर ज्यादा रहेगा। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखें तो चिंता है, जहां रूस, इजरायल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उस पर, और जिस तरह से गजा का ऑपरेशन चल रहा है इजरायल का, वहां पे चिंता बढ़ी है। अब मिलिट्री एड जो मिल रहा है अमेरिका से, उससे चिंता और ज्यादा बढ़ी है और ईरान के प्रेसिडेंट ने वार्निंग भी दी है कि इससे लड़ाई और बढ़ सकता है और दूसरे एरिया में भी बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी चिंता है और इसी वजह से हमने देखा था कि फ्राइडे के सेशन में कच्चे तेल में 6% की तेजी दिखी थी, $91 के पार भी निकल गया था। आज मामूली गिरावट दिख रही है, अभी भी $91 के आसपास ही ब्रेंट क्रूड का भाव है। गोल्ड सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड पर अब फोकस बढ़ा है, 3% से ज्यादा की तेजी दिखी थी फ्राइडे के सत्र में और आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है कॉमेक्स पर, लेकिन अभी भी $1935 के ऊपर है, जो पिछले हफ्ते के बाद ये तेजी इस हफ्ते भी कंटिन्यू होने की संभावना गोल्ड में भी दिख रही है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो महंगाई की चिंता कच्चे तेल में तेजी के बाद से बढ़ी है, जिसे बॉन्ड यील्ड में हल्की तेजी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 106 के ऊपर टिक गया है। तो कुल मिलाकर संकेत देखे तो बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ग्लोबल चिंताएं, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो काफी ज्यादा है। वो चीजें कैसे बदलती है वहां पर, उस पर पूरे ग्लोबल मार्केट की नजर रहेगी। एशियाई बाजारों में बात करें तो जापान में इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं इस हफ्ते, साथ ही थर्ड क्वार्टर के चीन के जीडीपी के नंबर आने वाले हैं। इन डेटा पे नजर रहेगी, लेकिन पूरी तरह से फोकस रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशन पे। किस तरह की खबरें इजरायल हमास युद्ध से आ रही है, यूएस किस तरह से मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है और रिएक्शन क्या होगा गल्फ के बाकी देशों में, ये देखने वाली बात होगी। उससे बाजार क्यूज लेगा, बाजार उससे भी काफी कुछ चल सकता है। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त ग्लोबल बाजारों में ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बरकरार है और हम देख रहे हैं कि उसी का असर बाजार में पड़ रहा है। एक सतर्क और उतार चढ़ाव भरा माहौल है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इस वजह से हम देख रहे हैं जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो फिलहाल कमजोरी के, लेकिन इस पूरे हफ्ते काफी अहम नतीजे आने वाले हैं जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी। और कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी आज देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते एक बार एफआईएस और डीआईएस का अपडेट ले लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आज किस तरह से ट्रेड ले भारतीय बाजारों में। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है और 317 करोड़ की खरीदारी नेट देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से। तो एक लंबे समय के बिकवाली के बाद हमने
एक खरीदारी का आंकड़ा देखा, हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है लेकिन एक रिलीफ है। जिस तरीके से लगातार बिकवाली जारी थी, अब ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। डीआईएस की तरफ से 102 करोड़ की बिकवाली हुई है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा कुछ आंकड़ा नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर में 784 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शन में 10,000 करोड़ की करीब करीब बिकवाली एफआईआईस करके गए हैं। तो ये हैं एफआईआईस और डीआईएस के आंकड़े। चलिए अब बाजार को में कैसे ट्रेड करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से जो स्तर हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आज के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कैसे आज ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। पहले तो मैम देखो, फ्राइडे के सेशन में जब मैं शो कर रहा था तब मैंने क्लियर कट कहा था कि ये लेवल बाइंग का नहीं है, यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और लास्ट 1 घंटे में निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला था। तो जनरली हम लोग प्लान करते हैं कि दिवाली में एक रैली आ सकता है, लेकिन ये बार दिवाली थोड़ा सा मूड बिगाड़ सकती है। तो हमें 2 लेवल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। निफ्टी में अगर हम लोग बात करेंगे 19,730 से लेके 19,700, ये लेवल के नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग हमारा कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट अगर 19,780, 19,830 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो वाइस वर्सा हमारा स्टॉप लॉस होगा 19,730 का स्टॉप लॉस बाइंग में रहेगा। अगर मार्केट 19,730, 19,700 के नीचे ट्रेड करता है तो 19,800, 830 ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी काफी वीक हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी 44,000 ये राउंड नंबर को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग आसानी से 700 से 800 पॉइंट का डाउनफॉल यही एक्सपायरी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में जब तक 44,600, 700 ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी तेजी की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। जो भी उछाल आएगा आपको वहां पे अपने लॉन्ग्स को एग्जिट करके फ्रेश शॉर्ट के मौके देखने चाहिए। बिल्कुल, तो लॉन्ग्स को एग्जिट करिए, फ्रेश शॉर्ट्स के मौके देखिए। अभी फिलहाल बाजार में तेजी के लिए, बाइंग के लिए जल्दबाजी ना करें, ये है राय नितिलेश की। नितिलेश, ये तो हुई मार्केट पर रणनीति, लेकिन फिर ऐसे में किन स्टॉक्स पर ट्रेड करें? देखिए, मैं स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर अभी बजाज फिनसर्व का बदल रहा है, इस वजह से मैंने इसको बाय रिकमेंड किया है। ये मेरा इंट्राडे ही ट्रेड होगा। यहाँ पे हमें बाइंग करके चलना है बजाज फिनसर्व में 1647 के ऊपर अगर निकलता है तो ही इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे। 1630 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1675 से लेके 1680 ये टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कंडीशन एक ही होना चाहिए, बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ये स्टॉक में काफी कंटिन्यूसली क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ लॉरेस लैब में अगर ब्रेकआउट दे देता है 407 रुपए के लेवल के ऊपर तो 400 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 420, ये 420 को भी निकाल देता है तो सिर्फ हम लोग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास लेके चलेंगे और फिर हम लोग टारगेट 440, 450 ये टारगेट के लिए प्लान करेंगे। ओके, थैंक यू नितिलेश, हमें समय देने के लिए, रणनीति सुझाने के लिए। लॉरेस लैब्स, बजाज फिनसर्व दोनों में खरीदारी करने की सलाह। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग रणनीति आपके सामने रखेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। और उसमें ओवर द वीकेंड काफ़ी ढेर सारे नतीजे आए, अहम नतीजे आए। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, कैसे रहे और उनका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है ये समझने की कोशिश करेंगे शरद से। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो रिजल्ट्स कैसे रहे, कौन कौन से नतीजे आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे आए थे सैटरडे को। और याद रखिए, बाजार में जो इनके वैल्यूएशंस को लेके जो है एक चिंता बनी रहती है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो ओवरऑल लार्जली वीक देखने मिले हैं। रेवेन्यू थोड़ी इनलाइन है, हालांकि पैट और मार्जिन्स यहाँ पे एस्टिमेट्स मिस किए गए हैं और हायर अदर एक्सपेंसेस का भी इम्पैक्ट देखने मिला है। तो इसके कारण ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एवेन्यू सुपरमार्ट से देखने मिले हैं। टेक्स मैको रेल की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। आपके कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू में 66% का ग्रोथ आया है। वहीं अगर सोम डिस्टिलरीज की बात करें वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है लगभग 70% का ग्रोथ देखने मिला है। और यही नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ इसमें भी जो एक अच्छी उछाल आई है। दालमिया भारत की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि Q2 के बाद जो सेकेंड हाफ आता है वहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वॉल्यूम पुश ग्रोथ पे ज़्यादा रहेगी, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम से फोकस रहेगा और प्रमोटर का भी जो है इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा रहेगा। तो बुलिश नज़रिया आगे जाते हुए, लेकिन अभी के लिए इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स जो है देखने मिले हैं।
बिल्कुल, तो ये कुछ अहम नतीजे थे जिनके की नंबर्स आए ओवर द वीकेंड। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, टेक्समेको रेल, डालमिया भारत जैसे कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए। ज्यादातर मिड कैप स्पेस से नंबर्स आए हैं, तो इनका एक्शन आज स्टॉक्स पर भी पड़ सकता है। शायद इसके अलावा और कौन कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं? जी, बिल्कुल। सबसे पहले टाटा मोटर्स पूजा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे लगभग 10% स्टेक टाटा टेक्नोलॉजी में वो बेचने वाले 1614 करोड़ रुपए में टीपीजी राइस क्लाइमेट को। अब याद रखिए जो इक्विटी वैल्यूएशन हुई है कंपनी की वो 16,300 करोड़ पे आ रही है, जो डील का वैल्यूएशन 19.9 टाइम्स ईवी एबिटा पे है। और करंटली टाटा मोटर्स होल्ड करने वाले हैं 65% स्टेक टाटा टेक में। अब याद रखिए उसके आईपीओ भी आने वाली है, तो उस पर भी जो है बाजार की नज़र रहने वाली है। गति की जो Q2 नंबर्स बोले, फेस्टिव सीजन स्ट्रॉन्ग था और वॉल्यूम्स में देखें तो लगभग 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। आज दो स्टॉक्स है जो आपके रडार में होने चाहिए जहां पे लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। सबसे पहला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और दूसरा है ईएमएस। दोनों में 4% इक्विटी की जो है लॉक इन खुलने वाली है बाजार में। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की बात करें तो बोर्ड मीटिंग होने वाली है फंड रेस को लेके, लेकिन जो फोकस है एनालिस्ट का मानना है वो रहेगा पेंट्स के बिजनेस में। बाजार का मानना था कि ये वोडाफोन आइडिया में भी फंड इन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये जो कैपिटल रेज है वो पेंट्स बिजनेस में होगा। LIC, HDFC लाइफ, सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है 30% कैप लगा सकते हैं कमीशंस को लेके जो अलग अलग एजेंसीज बैंक्स को देते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है, उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम होगी, इसका मतलब बेनिफिट देखने मिल सकता है कंपनीज को, लेकिन ये रिपोर्ट्स है। अब डेल्टा कॉप के बारे में बात करें तो उनकी एक गेमिंग आर्म है डेल्टा टेक गेमिंग करके। उनको जीएसटी डिमांड आया है आपके जीएसटी ऑफिस कोलकाता से, जहाँ पे डिमांड 6,380 करोड़ का आया है। अब ओवरऑल ऑलरेडी 2 डिमांड मिल चुके थे कंपनी को और उनको एक और आर्म को, तो टोटल 22,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड आ चुका है। तो इस पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। डेल्टा कॉप के बाद टेक्समैको रेल, नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो उनकी रेल इंफ्रा की जो आर्म है, रेल और ग्रीन एनर्जी आर्म जो कहते हैं, उसको जो है बोर्ड की अप्रूवल आ गई है डीमर्जर के लिए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैल्यू अनलॉकिंग के लिए। ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 30% टोटल रेवेन्यू जो है इस सेगमेंट से आता है। तो टेक्समैको रेल को जो है डीमर्जर न्यूज़ और Q2 नंबर्स के अच्छे परफॉर्मेंस दोनों पे जो है रडार पे रखिएगा। अदानी ग्रीन एनर्जी की Q2 अपडेट स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे ऑपरेशनल कैपेसिटी 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि $3 बिलियन यानी कि लगभग 25,000 करोड़ की जो है निवेश करने वाले हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है उसके जो रॉ मटेरियल के हुए या जो आगे वाले इंटीग्रेशंस होते हैं वो खुद कंपनी करेंगी। अब उसके कारण क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगा और जब ऑपरेशनल एफिशिएंसी आता है तब कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। फिनोलेक्स केबल्स में भी जो है एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट आया। एनक्लैड दिल्ली ने अलाउ किया है दीपक छाबड़िया को चेयरमैन कंपनी जो है वो बने रहने के लिए। फैमिली फ्यूड सेटलमेंट हो रही थी, तो अब जो है वो ओवरहैंग खत्म हो जाएगा और जब ये ओवरहैंग खत्म होगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। लॉरस लैब्स में जो है CDSC ने अप्रूवल दी है सेल थेरेपी ड्रग को, जहाँ पे ल्यूकेमिया को ट्रीटमेंट किया जाता है। और आखिर में प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में फोकस करेंगे और हमने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि Q2 अपडेट्स में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है और रियल्टी स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 15 साल की ऊंचाई में है और यहाँ पे उनके CMD इरफान रजाक ने कहा कि 55% एनुअल ग्रोथ का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स बुकिंग में इस वित्त साल में, और जो आंकड़ा आने वाला है वो होगा 20,000 करोड़ का। तो सारे रियल्टी स्टॉक्स के अपडेट्स में भी बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है, जैसे कि सनटेक रियल्टी, सिग्नेचर ग्लोबल और प्रेस्टीज एस्टेट का प्रॉमिसिंग आउटलुक। तो ये ओवरऑल जो है आपको पूरा रडार जो स्टॉक्स होता है ये आपको रडार में ये सारे होने चाहिए दिन के ट्रेड में। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर रखिए। टेक्समेको रेल जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे और नतीजों के चलते भी आज एक्शन रहेगा। तमाम खबरें अभी शरद आपको बता रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए कुंवरजी ग्रुप से रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफी सारी हलचल थी इस बीच कमोडिटी मार्केट में। कच्चे तेल में हमने देखा तेजी आई है, सोने में भी एक तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में किस तरह से ट्रेड ले कमोडिटी मार्केट में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सारे में जो इजराइल में मंथ के अभी टेंस सिचुएशन चल रहा है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। इस हिसाब से ये तीनों प्राइसेस आप थे, क्योंकि सेफ हेवन एंड क्रूड जब भी मिडल ईस्ट कंसर्न होता है तब चलते आज थोड़ा कूल ऑफ डे है, आज थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे आज आप, बट सिलेक्टिव रहना है। नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेशन कर रहा है
बट वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब खुलेगा। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 270 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप बाय करें, 7 के करीब 20 का टारगेट रहेगा, 1 वुड बी स्टॉप लॉस। और लग रहा है कि आज बेस मेटल में अच्छी रिकवरी आ सकती है, पर्टिकुलर चाइनीज एक्शन की मार्केट को बैठे। एल्यूमिनियम के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 202 के करीब बाय करें, 207 का टारगेट रहेगा, 199 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये रणनीति ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू रवि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो नेचुरल गैस में खरीदारी करिए, 270 का कॉल ऑप्शन 7 रुपए के आसपास है और 20 रुपए के टारगेट के लिए आप यहां पर तेजी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम में भी तेजी करने की राय 207 के लक्ष्य के लिए। ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की। अब आपके सामने हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स रखेंगे। आशीषा जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले पेटीएम फोकस रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1200 रुपीज़ प्रति शेयर का जो टारगेट था वो बढ़ाकर 1250 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि पेटीएम के ऑपरेटिंग मेट्रिक्स अब इम्प्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी FY25 में नेट इनकम पॉजिटिव हो जाएगी और ये बड़ा पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा स्टॉक के लिए। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है जोमेटो और नायका से, और उसी के चलते उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है इस काउंटर पर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी नतीजे आए थे वीकेंड पर, जिसके चलते जेफरीज की रिपोर्ट आई है। उन्होंने होल्ड की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो 3700 रुपीज़ प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 3850 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि एबिटा के नंबर्स अनुमान से कमजोर थे, ग्रॉस मार्जिन में कमजोरी देखने को मिली और स्टाफ कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते नतीजे कमजोर दिखे। उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और रिवाइज टारगेट प्राइस 3850 रुपीज़ प्रति शेयर पर है। इसके अलावा आईटी कंपनीज के नतीजे अगले हफ्ते आए थे और इन्फोसिस और टीसीएस पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है इन्फोसिस पर और 1600 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। इन्फोसिस की बात करें तो टीसीएस से 14% के डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उसी के चलते उनका नजरिया पॉजिटिव है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेट का स्टांस रखा है टीसीएस पर 3590 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि इन्फोसिस तो बढ़ सकता है लेकिन टीसीएस गिर सकता है। आईटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है स्टॉक ने अब तक और अभी कुछ डाउनसाइड देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। लास्टली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर भी रिपोर्ट आई है। सीएलएसए की खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 700 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक चैनल से जो रन रेट आ रहा है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है, लेकिन नॉन आईसीआईसीआई चैनल में कुछ कमजोरी देखने को मिली है। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कमज़ोर है, ऑपरेटिंग मेट्रिक्स भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 700 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। थैंक यू आशीषा इस पूरे अपडेट के लिए। ओके, तो अब इस बुलेटिन में इतना ही।